हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए बिना देर का स्टार्ट करते हैं। ये आपका सेट नंबर 2 चल रहा है, पार्ट 2। यहाँ करेंगे प्रश्न संख्या 57 से लेकर 70 तक। ठीक है, इसके मतलब और पहले वाले वीडियो देखने के लिए पिछले वीडियो को देखें, है ना। चलिए ठीक है, 57 वाला प्रश्न संख्या 57 से करेंगे। 57 क्या कहता है, देखिए। कहता है एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर स्कूल गया और 6 मिनट देर से पहुंचा। यदि अगले दिन वह अपने घर से चलता है और अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है तो वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी क्या होगा। देखिए, इसका फार्मूला होता है, इसका जो दूरी का जो ट्रिक होता है, फार्मूला होता है, वो होता है S1 इंटू S2। S1 इंटू S2 मतलब पहला स्पीड गुने दूसरा स्पीड अब बटे डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड। ठीक है, और होता है गुने, यहाँ से आप कर दीजिए डिफरेंस ऑफ टाइम। तो यहाँ से पहले स्पीड क्या था, 2.5 किलोमीटर। बोलता है अगले दिन 1 किलोमीटर बढ़ा दिया तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 3.5 किलोमीटर। ठीक है, 3.5 किलोमीटर में 2.5 किलोमीटर जाएगा तो डिफरेंस क्या होगा, 1 किलोमीटर का। अब देखिए डिफरेंस ऑफ टाइम क्या है। देखिए एक लड़का अपने घर से जब स्कूल गया, स्कूल ही गया ना, हाँ स्कूल गया, तो बोलता है 6 मिनट देरी से पहुँचा। तो मान लीजिए सपोज घर से निकला और इसको 8 बजे स्कूल पहुंचना था। ठीक है, लेकिन पहुंचा कितना देर में, तो पहुंचा 8:06 में। ठीक है, मतलब समय लग गया 8:06। और जब उसके अगले दिन पहुंच गया तो वो पहले पहुंच गया और पहुंचा कितना, 6 मिनट पहले। 6 मिनट पहले का मतलब क्या हो गया, 7:54। तो मान लेते हैं कि 8:06 यहाँ होता है और 7:54 यहाँ होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, देखिए यहाँ 6 मिनट का डिफरेंस, यहाँ 6 मिनट का डिफरेंस, टोटल कितना डिफरेंस हो गया, 12 मिनट का। यही डिफरेंस हमको लिखना था यहाँ पे गुना में, डिफरेंस ऑफ टाइम यही होता है। तो 12 मिनट का डिफरेंस होगा, तो 12 मिनट है, घंटा में बदलेंगे, 60 से भागा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, 12×5 = 60, यहाँ लिखेंगे 25 गुने 35, दशमलव हटाएँगे तो 10 और 1 0 इसका 100 हो जाएगा, और गुने क्या हो जाएगा 1/5, 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 7 = 35, 25 से काटेंगे 25 × 4 = 100, तो हमारा हो जाएगा 7/4 किलोमीटर। इसी को पूर्णांक में लिखेंगे तो 1 सही 1/3 नहीं, 1 सही 3/4 किलोमीटर इसका डिस्टेंस होगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये फार्मूला याद रहता है तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग चाहते हैं कि ये ट्रिक कैसे बना, फार्मूला कैसे बना, आप इसको डिटेल में चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम इसका एक डिटेल वीडियो लाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। देखिए एक प्रिज्म है, और प्रिज्म जो है 3D पिक्चर होता है। ठीक है, देखिए प्रिज्म का जो आधार है वो त्रिभुजाकार है। ठीक है, प्रिज्म का आधार क्या है, त्रिभुजाकार है। तो त्रिभुजाकार है, देखिए आपको इसमें दिख नहीं हो रहा होगा क्योंकि 3D पिक्चर हम 2D में बना रहे हैं, तो आपको एक पिक्चर के माध्यम से हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ किसके बगल में एक और पिक्चर दिख रहा होगा, वो रियल 3D दिख रहा होगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ से ये आधार है, प्रिज्म का आधार क्या है, त्रिभुजाकार है, और उसका जो दे रखा है त्रिभुज का जो तीनों होता है आपका भुजा, कितना हो गया आपका 5, 10 और 13। क्या क्या है, एक है 5, एक है 10 और एक है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहता है ये लोहा का बना हुआ है, लोहा का है ना जी, हाँ ठोस लोहा का बना हुआ, तो बोल रहा है इसमें कितना लोहा होगा, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यू लोहे का भार 7 ग्राम है। तो 1 सेंटीमीटर क्यू लोहे का भार मतलब सेंटीमीटर क्यू आयतन निकालना है, तो हमें आयतन निकालना होगा। तो आयतन का फार्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुने हाइट। तो आधार का क्षेत्रफल हमको निकालना होगा, हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए आधार में क्या है, त्रिभुज, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इतना जगह छोड़ देते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी, इसमें देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है 2 आधार गुना ऊंचाई, वो समकोण त्रिभुज में होता है, समकोण त्रिभुज है नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे एस बराबर क्या होगा, a + b + c/2, यानी 13, 10, 23, 5, 28/2, 28/2, तो कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। अब हमको हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकालना होगा। कौन सा निकालना होगा, हीरो के सूत्र से। तो अंडर रूट क्या होगा, s × s - a × s - b × s - c। देखिए निकाल लेते हैं शॉर्टकट में। s का मान कितना हो गया 14 गुने s - a, 14 में से 5 गया 9, 14 में से 10 गया 4, और 14 में से 13 गया 1।
ठीक है। अब देखिए इसको तोड़ेंगे, 2 सते 14 है ना जी, कहीं गलत नहीं ना है। एस 14 गुने 9 गुने, हाँ देखिए अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 निकल के आएगा बाहर, और 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3, तो 2 तिया 6 और 14 का अंदर रह जाएगा, तो 6√14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम आयतन निकालेंगे, इसको आप भूल जाइए, यहाँ से आयतन निकालेंगे। आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया, 6√14 हमारा ही हो गया आधार का क्षेत्रफल। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 10, तो कुल मिलाकर के हो जाएगा 60√14 सेंटीमीटर क्यूब, हमारा आयतन हो गया। ठीक है, अब इसको हम निकाल लेंगे, चूँकि जो ग्राम में दे रखा है ना, इसका आंसर ग्राम में दे रखा है, तो हम इसको निकाल लेंगे बढ़िया से। और इसको क्या करेंगे देखिएगा, √14 को जब तोड़ेंगे, देखिए यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से √14 को तोड़िएगा आप, तो 60 का 60 होने, तो √14 को तोड़िएगा तो √14 को वर्गमूल निकालिएगा दशमलव में, तो आएगा 3.742। और जब आप इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 224.52 224.52 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब कहता है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का वजन, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का वजन 7 ग्राम है, तो 224 सेंटीमीटर क्यूब का वजन क्या होगा, 7 से गुना कर देंगे, और गुना करने के बाद आपको जो आएगा 1571.04 ग्राम, हमारा यही उत्तर आएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन सा होगा 1571, तो आपका लगभग होगा ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए ही सही होगा। चलिए ठीक है, प्रश्न संख्या 59 देखिए, कहता है 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाता है। अब बताइए 800 रुपये मूलधन है, 956 रुपये हो गया, तो साधारण ब्याज कितना हो गया, तो 956 में से 800 घटाएंगे, 156 रुपये, क्या हो जाएगा 156 रुपये, तो 156 रुपये साधारण ब्याज हो गया। अब ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन क्या होता है, मूलधन क्या दे रखा है 800 रुपया, गुने समय, समय दे रखा है 3 वर्ष, और गुने दर नहीं दे रखा है, तो पहले दर निकाल लेंगे, बटे 100 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अब भी कटेगा 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, तो हमारा आ गया 52/8, सॉरी गलती हो गया। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि R बराबर क्या होगा 52/8। अब 8 से भागा देंगे तो 8 से 48 और 0.8 पचे 40, ये हमारा क्या हो गया 6.5% हमारा रेट हो गया। अब कहता है यदि दर को 4% से बढ़ा दिया जाए, अगर दर को 4% से बढ़ा दिया जाए तो नया दर क्या होगा, तो 6.5% और प्लस 4%, कुल कितना हो जाएगा जी 6 4 10, 10.5% हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10.5%। तो कहता है इसका वह राशि कितनी हो जाएगी, वह राशि कितनी हो जाएगी, है ना। तो पहले यहाँ से निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे, मूलधन गुने समय 3 साल गुने दर 10.100, बट मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव हटाएंगे, 10 से गुना कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, काटेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 तिया 24, 24 गुने 105, तो 24 गुने 105 करेंगे तो 105 में 24 से गुना करेंगे, 5 चौके 20, 4 एकम 4, 210, 0 2 4 1 5, 2520 रुपये। अरे क्या हो रहा है जी, हाँ 2520 आ गया ना जी, सही है सही है। तो हमारा जो आ गया यहाँ पे 2520/10 यानी 252 रुपये क्या हो गया हमारा ब्याज हो गया। तो कहता है कितना हो जाएगा मतलब मिश्रधन में क्या जोड़ेंगे, मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज कितना है 256, कुल मिला कितना हो गया 8 2 10 152 रुपये हमारा हो गया। प्रश्न संख्या 60 एवरेज का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न बार बार पूछा जाता है। कहता है एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, इस प्रकार उसका औसत जो है 3 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करें। देखिए 17वीं पारी की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं 16वीं पारी भी होगा, फिर 17वीं पारी आया होगा।
ठीक है। तो मान लेते हैं 16वीं पारी में जो उसका औसत था वो x था। 17वीं पारी में क्या होगा, बोल रहा है 3 रन बढ़ जाता है, तो औसत क्या हो जाएगा x + 3। अब बताइए 16वीं पारी तक कुल कितना रन होगा, है ना जी। तो संख्या गुने औसत गुना करेंगे, है ना जी, तो कुल योग यही ना होगा जी। तो मतलब 16वीं पारी तक कुल रन कितना था 16x। अब कहता है इसमें 87 रन मारा, 16वीं पारी का रन 16वीं पारी तक रन प्लस 17वीं पारी में मारा, कुल जोड़ दिए तो क्या हो गया 17वीं पारी तक के कुल रनों का योग। और 17वीं पारी के रनों का योग निकालेंगे तो क्या होगा 17 × x + 3। यहाँ से 16x है, यहाँ से बनाएंगे तो हो जाएगा 17x + 17 = 51। इसको इधर भेज देंगे तो बचेगा x बराबर 51 से घटाएंगे तो बचेगा 36। ठीक है। तो अब कहता है x बराबर क्या हो गया 36, तो x बराबर क्या हो गया 36। तो कहता है 17वीं पारी के बाद औसत क्या होगा, तो x + 3 होगा, तो यही ना निकालेंगे जी। तो 36 x का मान +3 क्या हो गया 39, क्या हो जाएगा 39। चलिए ये तो था लिखित रूप से, एक मौखिक बताते हैं, एक मौखिक बता रहे हैं मौखिक। अब मौखिक कैसे समझेंगे, मौखिक समझिए। कहता है कि 17वीं पारी में 87 रन मारा और उसका रन जो है उसका औसत रन है 3 रन बढ़ गया, औसत रन 3 रन बढ़ गया। देखिए औसत रन 3 रन बढ़ गया, तो औसत रन का मतलब हुआ कि औसत जब बढ़ता है ना तो हर पारी में बढ़ जाता है, उसी को बोलते हैं औसत रन बढ़ना। तो देखिए 17वीं पारी में तो मार दिया 87 मार दिया, मारा कितना 87, लेकिन औसत रन कितना बढ़ गया 3-3, तो 3-3 हर पारी में बढ़ गया। तो 3-3 हर पारी में बढ़ गया, तो 17 हर प्रत्येक पारी में 3 रन बढ़ता है और 17 पारी हो चुका है, तो कितना रन बढ़ गया 51 रन बढ़ गया। तो देखिए टोटल मारे 87 रन 17वां पारी में, और 17वां पारी में बढ़ कितना गया 51 रन। अगर 3-3 रन विशेष नहीं मारते तो हमारा ना औसत बढ़ता ना 87 होता, जो औसत था वही होता। तब यहाँ से हम घटा देंगे, चूँकि कुल रन मारे 87 उसमें 51 बढ़ गया, अभी फ़िलहाल बढ़ गया, तो 51 को घटा देंगे तो पुराना वाला हमारा औसत आ जाएगा, पुराना वाला क्या आ जाएगा औसत आ जाएगा। तो घटाने के बाद क्या आ जाएगा जी 36, तो पुराना औसत क्या हो गया 36। अब कहता है 17वीं पारी के बाद यानी नया औसत, तो नया औसत में क्या जोड़ना है 3, तो 36 3 क्या हो जाएगा 39। थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे करके इसको कर लेना है। चलिए ठीक है देखते हैं। चलिए 61 एकदम से जी कहता है किसी वस्तु को 25% छूट देने पे 3600 रुपये में बेच दिया जाए, तो कहता है उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए अंकित मूल्य पे कितना का छूट दिए 25% का छूट दिए। जब 25% का छूट देंगे तो उससे लेंगे कितना हम लोग, उससे लेंगे 75%। तो 75% अंकित मूल्य का 75% ले लिए और लिए कितना 3600 रुपया, इतना ही ना लिए जी। अब इसको काटेंगे 25 × 75 25 चौके 100, कोई दिक्कत 3 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 1200। तो यहाँ से MP कितना गया 1200 × 4 12 चौका 4800 रुपया। हमारा अंकित मूल्य कितना हो गया 4800 रुपया हो गया। चलिए अगला प्रश्न जो कहता है एक फल विक्रेता को निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है। आम को बेच रहा है 25% का लाभ हो रहा है, देखिएगा। तो 25% का लाभ का मतलब होता है 25% को बदलेंगे फ्रैक्शन में 1/4। इसका मतलब हुआ कि अगर आम को वो ख़रीदा है 4 रुपया में, तो 4 का 25% 1 रुपया प्रॉफिट लिया, इसको बेच दिया कितना में 5 रुपया में। दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देते हैं कितना में बेच दिया 5 रुपया में। ठीक है। अब कहता है कि यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपया अधिक वसूले तो उसे 50% का लाभ, तो उसे 50% का लाभ होगा। देखिए अब कहता है इसको 50% का लाभ लेना है। अगर इसको 50% का लाभ लेना है तो 50% का मतलब क्या होता है 1/2। तो इसका मतलब हो जाएगा कि अगर उसको ख़रीदना होगा 2 रुपया में, ठीक है, और 1 रुपया बेनिफिट लेकर के बेचना कितना में होगा इसको 3 रुपया में। ठीक है। लेकिन देखिए आम तो दोनों जगह सेम ही है, दोनों जगह आम एक ही है। यहाँ पे आम का मतलब ख़रीदारी मूल्य 4 रुपया है, यहाँ ख़रीदारी मूल्य 2 रुपया है। तो इसको थोड़ा सा बैलेंस करते हैं, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य है इसको बराबर करते हैं। तो बराबर कैसे करेंगे, इसको 2 में 2 से गुना कर देंगे। देखिए 2 दूना 4 हो गया, क्रय मूल्य बराबर 4 के बराबर हो गया। अब चूँकि नीचे 2 से गुना किए हैं तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे। जब इधर 2 से गुना किए हैं तो इधर भी 2 से गुना करेंगे। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया 6, या तो ऐसे समझिए क्रय मूल्य 4 और लाभ 2 रुपया का, 2 एकम 2,
तो 4 दूनी 6 रुपया हो गया। ठीक है, अब कहता है कि उसे 1 रुपया अधिक में बेचे तब। तो देखिए जो पहले 5 में बेच रहा था अब कितना बेच रहा है, 1 रुपया अधिक में बेच रहा है। और जो मेरे ख्याल से जो 1 रुपया आया वो उसके 1 यूनिट आया वो उसके 1 रुपया के बराबर है, क्योंकि हम भी तो कह रहे हैं 1 यूनिट अधिक में बेचा, और प्रश्न में भी कह रहा है कि 1 रुपया अधिक में बेचा होता। ठीक है, तो कहता है क्या निकालना होता है जी इसमें, देखिए 1 यूनिट 1 है तो हमारा कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट 4 होगा, सेलिंग प्राइस पहला वाला 5 यूनिट 5 होगा, सेलिंग प्राइस दूसरा वाला 6 यूनिट 6 होगा, क्योंकि 1 यूनिट 1 तो जो है सब ऐसा ही रह जाएगा एज इट इज। अब प्रश्न कहता है, प्रश्न कहता है कि प्रारंभ में आम की कीमत क्या थी। देखिए भैया प्रारंभ में आम की कीमत, तो प्रारंभ में कीमत से ये नहीं पता चलता है कि कॉस्ट प्राइस है कि सेलिंग प्राइस है। अब देखते हैं प्रारंभ में बात क्या किया था, सेलिंग का या फिर परचेज का। तो कहता है एक फल विक्रेता को निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर तो बेचने की बात किया था, तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछता है। तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य कौन है, यही है। तो हमारा जो प्रारंभिक विक्रय मूल्य आ गया इनिशियल सेलिंग प्राइस वो है 5 रुपया। आप ऑप्शन से मिला लेंगे। चलिए किसी को डाउट है, चलिए देखिए अगला प्रश्न संख्या है 63। कहता है एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो मान लेते हैं एक विक्रेता था, वो 100 रुपये में कोई सामान लाया, कितना में लाया, 100 रुपये में सामान लाया। अब कहता है इसको मैं 20% अधिक अंकित किया, तो 20% अधिक अंकित करेंगे तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 120 रुपया। ठीक है, अब कहता है इसे अपने ग्राहकों को 10% की छूट में बेच देता है। अब इसे हम लोग बेचेंगे, क्या करेंगे, बेचेंगे। तो बेचेंगे कितना में, 10% का छूट में। तो 120 का 10% छूट करेंगे, तो 120 का 10% कितना छूटेगा, 12 रुपया। तो 120 में 12 रुपया छोड़ दीजिए, तो आप इसको कितना में बेचेंगे, 108 रुपया में। तो कहता है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए 100 रुपये में खरीदे हैं, 108 रुपये में बेच दिए हैं, तो लाभ कितना हुआ, 8 रुपया। 8 रुपया लाभ किस पे, 100 पे। और 100 पे कोई जो 100 पे कुछ कोई चीज़ जो लाभ हुआ वही तो हमारा प्रतिशत हुआ, यानी 100 में 8 का लाभ, 8% हमारा लाभ हुआ। चलिए अगला प्रश्न कहता है, इसी से रिलेटेड है 64। यदि किसी वस्तु का लागत 20% और 25% की 2 अनुक्रमिक कटौती समतुल्य डिस्काउंट। देखिए एक होता है समतुल्य डिस्काउंट, होता है, एक होता है समतुल्य वृद्धि। ठीक है, समतुल्य वृद्धि वो आ जाता है CI है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। और समतुल्य डिस्काउंट जो होगा वो उसका फार्मूला होता है, अगर 2 डिस्काउंट है 100 बाई, मान लेते हैं 100 बाई 2 डिस्काउंट है, तो होता है x + बाई माइनस x गुने बाई बटे 100। यही हमारा डिस्काउंट परसेंट होता है। ठीक है, तो 2 डिस्काउंट दे रहा है, एक दे रहा है 20% का, एक दे रहा है 25% का। तो 20-25 कितना हो जाएगा, 45 माइनस 20 गुने 25 बटे 100। तो 20-25 100, 5-5-25 कितना हो जाएगा, 45 माइनस 5 बराबर कितना हो गया, 40% का डिस्काउंट ले रहा है। तो कहता है कटौती करने का इसका मूल्य दे रखा है ₹P, तो लागत मूल्य क्या होगा। अच्छा ये देखिए 40% हम लोगों ने डिस्काउंट कर दिया। तो जब हम लोगों ने 40% डिस्काउंट कर दिया, मान लेते हैं कुछ मार्क प्राइस होगा, इसका 40% डिस्काउंट कर दिए, तो लिए कितना, इससे 60% लिए, और लिए कितना, ₹P, है ना। काटेंगे 20 या 60, 20-5 100, यहाँ से मार्क प्राइस आएगा 5 चला जाएगा ऊपर, 3 चला आएगा नीचे, और P ऑलरेडी 5P बटे 3P या 5P बटे 3 रुपये। आप इसको देख सकते हैं, ऑप्शन ए में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखिए, कहता है 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। बहुत आसान है, इसको भी देख लेते हैं। 16 आदमी 14 घंटे काम करके किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखिए इसका एक ट्रिक होता है, आदमी की संख्या, ठीक है, गुने घंटे की संख्या H1 बटे D1 बटा W1, मतलब काम। तो काम एक ही काम है, और वही काम को M2 H2 D2 बटे W2 इस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, अब कितना आदमी है, M से माइन हो गया 16 आदमी, कितना घंटे, 14 घंटे, कितना दिन में पूरा हुआ, 12 घंटे। काम क्या रहा, एक काम,
उसी काम को कितना आदमी मिल के 28 आदमी मिल करके 12 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे। तो D2 काम तो वही है, अब आज भी वही काम है, काम थोड़ी ना बदला है। अगर काम में बोलता कि दोबारा काम हो गया, तिगुना काम हो गया, डबल ट्रिपल, तब यहाँ से हम चेंज करते। काम वही है तो चेंज नहीं करेंगे। देखिए 12 से 12 कट जाएगा, 14 दूना 28, 2 से काटेंगे 8, तो D2 बराबर क्या हो गया 8। कितना दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 8 दिन में हमारा काम समाप्त हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 66 कहता है कि विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है ना। तो यहाँ से पहले चाल निकाल लीजिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना है 6000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर 8 घंटे में, ठीक है। इसको भागा देंगे तो हो जाएगा 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 4 0 8 5 40, 750 किलोमीटर पर घंटा इसका विमान का चाल हो गया। कहता है यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए, यानी नया चाल क्या हो जाएगा 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, तो 750 में 250 किलोमीटर बढ़ाएंगे प्रति घंटा तो क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा। जो नया गति होगा यानी नया चाल जो होगा, चाल लिख रहे हैं भैया, वो हो जाएगा 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है 9000 की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। नया डिस्टेंस कितना है 9000 किलोमीटर, तो समय बोल रहा है। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितना 9000, चाल कितना 1000, काट देंगे तो कितना देरी हो जाएगा 9 घंटा हमारा समय लग जाएगा, ठीक है। देखिए कहता है कि 1000, अगला प्रश्न है 67, 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। 1008 की बात करता है, तो 1008 इसको हम लोग तोड़ देंगे तो 2 5 10, 0 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 126, 200 काटेंगे 63, 3 से काटेंगे 21, 3 से काटेंगे 7। अब देखिए यहाँ से पेयर लगाना, 2 का पेयर लग रहा है, यहाँ भी 2 का पेयर लग रहा है, यहाँ भी 3 का पेयर लग रहा है। पेयर किसका नहीं लग रहा है, 7 का। तो हम इसको बोल सकेंगे 1008 को 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर गुने 7। अब देखिए किससे भागा देना होगा, तो इसमें अगर हम 7 से भाग दे देंगे, इससे कट जाएगा तो पूर्ण वर्ग हो गया। तो किससे भागा देना है, जो बच गया उसी से भागा देना है। तो 7 बच गया, इसलिए 7 से भागा देना होगा। ऑप्शन सही होगा डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कहता है कि √0.000441 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए √0.000441 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 441 बटे 1 पर कई जीरो, 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से 441 का वर्गमूल क्या होगा, 21 होगा। अब देखिए यहाँ पर पेयर लगाएंगे तो 2 तिया 6 पेयर लगेगा, तो 1 0 इससे, 1 0 इससे, 1 0 इससे, यानी 1 पर कई जीरो आ जाएगा 3 0। यहाँ से हटाएंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तो क्या हो गया 0.021। ये हमारा उत्तर हो गया, उत्तर संख्या 4। चलिए अगला देखते हैं। एक दुकानदार टीवी सेट को पूरे स्टॉक को ख़त्म करने के लिए सेल लगा दिया। क्या किया, सेल लगाया हुआ है, जाइए खरीदिए, और टीवी सेट पर 12% की छूट दिया और कहता है अंकित मूल्य 6500 है, तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 6500 रुपया इसका अंकित मूल्य है। कहता है भैया 12% का छूट दीजिए, तो 12% आप छूट दे रहे हैं, मतलब 12% नहीं लेंगे, तो लेंगे कितना हम, तो 6500 का 88% लेंगे। काट दीजिए, गुना कर दीजिए, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। क्या आएगा, आप गुना कर लीजिए, श्योर है क्या आएगा। चलिए ठीक है। कहता है अगला 20 सेंटीमीटर ऊंचा 15 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले एक समवृत्ताकार शंकु को गलाया जाता है। उसमें से 5 सेंटीमीटर ऊंचे तो इतना आकार के शंकु को ढाला जाता है। शंकुओं की संख्या, देखिए संख्या निकालने में क्या होता है ना भैया, जो बड़ा वाला शंकु है उसका आयतन निकालिए और छोटा वाला शंकु उसका आयतन निकालिए, भाग दे दीजिए, संख्या आ जाएगा। तब शंकु का जो शंकु है ना, तो शंकु का जो वो होता है, शंकु का वो क्या होगा, मतलब आयतन क्या होगा, तो शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसको h लेते हैं कैपिटल से, चूँकि सब बड़ा है,
इसका लेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर एच। 1/3 से 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। आर है, बड़ा वाला शंकु का आर कितना है, आधार की त्रिज्या मतलब 15 है, तो 15 गुने 15। एच कितना है, मतलब हाइट 20 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 15 गुने 15 गुने 20 बटे, इसका आर कितना है 5 होगा, नहीं आधार की त्रिज्या 1.5 है, तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू एच कितना है 5। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या करेंगे, 15 गुने 15 गुने 20, ठीक है। यहाँ से 15 कर देंगे, दशमलव हटाएंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 15 हो जाएगा, ऑलरेडी 5 है। दशमलव हटाएंगे तो 10 भागा में आएगा, फिर 10 भागा में आएगा, 10 10 100 हो जाएगा, भागा में ऊपर चला जाएगा 100 गुना में। 15 से 15 कट गया दोनों, 5 से काट देंगे, 5 चौके 20 और 4 गुने 100 क्या हो गया 400। शंकुओं की संख्या कितनी हो जाएगी 400। तो आज हमारा सेट 2 का मैथ पोर्शन कंप्लीट हुआ। बाकी अब अगले दिन अगला सेट प्रैक्टिस डाला जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।